तुम पहले एक स्पेशल फोर्स के सोल्जर किंग थे, लेकिन अचानक तुम टाइम ट्रेवल करके पहुंच गए एक प्रिमिटिव सोसाइटी में, और वहां भी किसी राजा के रूप में नहीं, बल्कि सिर्फ 10 साल के छोटे से जंगली बच्चे के शरीर में। इस दुनिया में हालत इतनी खराब थी कि लोगों को 3 दिन में सिर्फ एक बार खाना मिलता था और कपड़ों के नाम पर एक लंगोट तक नहीं थी। लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगा, क्योंकि अपनी पिछली जिंदगी के अनुभव के दम पर तुम्हें पता था कि इस प्रिमिटिव वर्ल्ड में सरवाइव करना तुम्हारे लिए बच्चों का खेल है। इस समय कुछ औरतें जो जानवरों की खाल पहने हुई थीं, अजीब नजरों से तुम्हें देख रही थी। उनके हिसाब से ये बदकिस्मत बच्चा अब खुद को मारने वाला था, लेकिन लू चोंग ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। उसने पत्थर की चाकू उठाई और सांप के काटे हुए अपने पैर को जोर से चीर दिया। उसके बाद उसने जलती हुई लाल लकड़ी सीधा घाव में घुसा दी। अगले ही पल पूरी गुफा में उसकी दर्दनाक चीख गूंज उठी। दर्द से बेहाल होकर लू चोंग जमीन पर गिर पड़ा। अब उसे बस यही उम्मीद थी कि उसकी पिछली जिंदगी का इंस्ट्रक्टर उससे झूठ न बोला हो, क्योंकि बहुत ज्यादा हीट सांप के जहर वाले प्रोटीन को डिस्ट्रॉय कर सकती थी। पूरी रात मौत और दर्द से लड़ने के बाद अगली सुबह लू चोंग फिर से कॉकरोच की तरह जिंदा उठ खड़ा हुआ। उसने एक औरत के हाथ से सूखा मांस छीना और भेड़िए की तरह उसे निगलना शुरू कर दिया। वो औरत ये देखकर हैरान रह गई कि लू चोंग अभी भी खाना खा सकता है। फिर वो बाकी औरतों को आवाज लगाकर बाहर जाने लगी, लेकिन लू चोंग ने जल्दी से उसे रोक लिया। वो हाथ पैर हिलाकर इशारों में और खाना मांगने लगा, लेकिन औरत ने साफ मना कर दिया। आखिर ये सिर्फ 50 लोगों का छोटा सा ट्राइब था, जहाँ हर दिन मिलने वाला खाना बहुत लिमिटेड होता था। ऊपर से सर्दियों से पहले खाना जमा करने का मौसम चल रहा था, इसलिए सारा खाना पहले एडल्ट और ताकतवर लोगों को दिया जाता था, और अगर कभी खाने की कमी पड़ जाए तो सबसे पहले लू चोंग जैसे घायल और कमजोर लोगों को छोड़ दिया जाता। ये सोचते ही लू चोंग की शांति टूट गई। ठंड हर दिन बढ़ती जा रही थी। अगर जल्दी खाना जमा नहीं किया तो पूरा ट्राइब सर्दियों में खत्म हो सकता था। थोड़ी देर सोचने के बाद लू चोंग को सबसे आसान मीट सोर्स याद आया, फिश। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर एक छोटी नदी थी, लेकिन इस ट्राइब के लोग मछली नहीं खाते थे, इसलिए उनके पास फिशिंग टूल्स भी नहीं थे। और लुओ चोंग के पास अभी सिर्फ वही पत्थर की नाइफ थी जिससे उसने अपना घाव काटा था, और एक 3-4 मीटर लंबी सांप की खाल जो कल उसे काटने वाले सांप की थी। लू चोंग गुस्से में कुछ बड़बड़ाया और फिर फिशिंग इक्विपमेंट बनाने निकल पड़ा। उसका प्लान था बेलों से एक बास्केट ट्रैप बनाना, क्योंकि इस प्रिमिटिव वर्ल्ड में किसी ने कभी फिशिंग नहीं की थी, तो नदी में मछलियां जरूर बहुत होंगी। कुछ देर बाद लू चोंग बेलों का बड़ा गठर लेकर गुफा के बाहर लौट आया और वहीं बैठकर बास्केट बुनना शुरू कर दिया। आसपास के बच्चे उसे क्यूरियस होकर देख रहे थे। सबके मुंह से सिर्फ आउ आउ जैसी आवाज निकल रही थी, क्योंकि कोई ठीक से बोलना भी नहीं जानता था। उधर कुछ औरतें गुफा के बाहर घास सुखा रही थी, जो सर्दियों में उनके बेड और ब्लैंकेट का काम करती थी। तभी अचानक दूर से डरावनी चीखें सुनाई दी। सब ने आवाज की तरफ देखा। जंगल के किनारे ट्राइब का दाढ़ी वाला चीफ और 2 आदमी भागते हुए दिखाई दिए। तीनों के हाथों में एक विशाल बर्ड एग था और वो जान बचाकर चीखते हुए भाग रहे थे। उनके पीछे लगभग 3 मीटर ऊंचा लाल रंग का जायंट बर्ड भाग रहा था। लुओ चोंग तुरंत चिल्लाया, लेकिन उसकी भाषा कोई समझ ही नहीं पाया। चीफ ने अंडा छोड़ने से इनकार कर दिया और जायंट बर्ड ने पीछा छोड़ने से। कुछ ही सेकंड बाद वो बर्ड चीफ तक पहुंच गया। उसने अपनी चोंच से चीफ को जोर से खींचा और चीफ वहीं इंस्टा डेथ हो गया। बाकी दोनों आदमी डर के मारे तुरंत अंडे फेंककर जंगल की तरफ भागे और पेड़ पर चढ़कर किसी तरह अपनी जान बचाई। लेकिन गुफा के पास खड़े छोटे बच्चों ने ऐसा खौफनाक सीन पहले कभी नहीं देखा था। सब डर के मारे चीखने लगे और उन्हीं बच्चों की आवाज जायंट बर्ड का नया टारगेट बन गई। अगले ही पल वो सीधे गुफा की तरफ दौड़ पड़ा। गुफा के अंदर मौजूद औरतें बुरी तरह डर गईं। उन्होंने जल्दी से लू चोंग समेत सारे बच्चों को अंदर खींच लिया। फिर सबने मिलकर एक गोल विशाल पत्थर धक्का देकर एंट्रेंस बंद करना शुरू किया। लेकिन जैसे ही एंट्रेंस बंद होने वाला था, अचानक जायंट बर्ड की विशाल चोंच गैप के अंदर घुस गई। अच्छी बात ये थी कि एंट्रेंस बहुत छोटा था, उसका शरीर अंदर नहीं आ सका था। आखिरकार सब सेफ थे, लेकिन बच्चे अभी भी डर से जोर जोर से रो रहे थे। तभी लुओ चोंग उन पर जोर से चिल्लाया। बच्चों को उसकी बात समझ नहीं आई, लेकिन उसका डरावना एक्सप्रेशन देखकर सब तुरंत चुप हो गए। बाहर जायंट बर्ड ने कुछ देर पत्थर तोड़ने की कोशिश की, फिर गुस्से में आवाज निकाल कर वहाँ से चला गया। लू चोंग धीरे से एंट्रेंस के पास पहुंचा और गैप से बाहर झांकने लगा। खुली जगह पर अब कोई इंसान नहीं था, लेकिन वो जायंट बर्ड गया भी नहीं था। वो चीफ की लाश के पास बैठा और उसे खाना शुरू कर चुका था। ये देखकर लुओ चोंग ने दांत भींच लिए। उसे पता था अगर आज इस मॉन्स्टर बर्ड को नहीं मारा तो ये इंसानों का स्वाद चखने के बाद बार बार लौटेगा और फिर इस ट्राइब का कभी चैन से जीना
नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसके पास कोई वेपन नहीं था। लकड़ी लेकर सीधे लड़ना मतलब सुइसाइड। तभी उसकी नजर बर्ड की लंबी टांगों पर गई और अचानक उसके दिमाग में आइडिया चमका। वो तुरंत तैयारी में लग गया। पहले उसने मुट्ठी जितने 2 पत्थर उठाए, फिर अपनी कमर पर बंधी सांप की खाल खोली। उसने दोनों पत्थरों को स्नेक स्किन के दोनों सिरों पर बांध दिया और इस तरह एक प्रिमिटिव बोला वेपन तैयार हो गया। वेपन बनाते ही लुओ चोंग उसे लेकर एंट्रेंस के गैप से बाहर निकल गया। गुफा के अंदर मौजूद लोग शॉक हो गए। सब उसे रोकना चाहते थे, लेकिन डर था कि कहीं बर्ड वापस न आ जाए, इसलिए वो सिर्फ दूर से देखते रह गए। लू चोंग झाड़ियों के पीछे छुपकर धीरे धीरे आगे बढ़ा। जब वो जायंट बर्ड से लगभग 50-60 मीटर दूर पहुंचा तो रुक गया। उस समय बर्ड आराम से इंसानी लाश खा रहा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मौत अब उसकी तरफ बढ़ रही है। अगले ही पल लू चोंग खड़ा हुआ। उसने स्नेक रोप को बीच से पकड़ा और दोनों पत्थरों को तेजी से घुमाना शुरू कर दिया। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से रस्सी पूरी सीधी हो गई। बर्ड ने आवाज सुनते ही सिर उठाया और चीखते हुए लू चोंग की तरफ दौड़ा। गुफा के पास खड़ी औरतें और बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। सब लू चोंग को भागने के लिए कह रहे थे, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं हिला। जब जायंट बर्ड सिर्फ 30 मीटर दूर रह गया, तभी लू चोंग ने बोला पूरी ताकत से उसकी तरफ फेंक दिया। घूमता हुआ बोला सीधा बर्ड की दोनों टांगों में लिपट गया। अगले ही सेकंड उसकी टांगे कसकर बंध गई। बर्ड पूरी स्पीड में था, इसलिए बैलेंस बिगड़ते ही वो जोर से जमीन पर गिर पड़ा। उसके छोटे छोटे पंख पागलों की तरह फड़फड़ाने लगे, लेकिन वो उठ नहीं पा रहा था। गुफा के पास खड़े सारे लोग शॉक होकर मुंह खोले ये सीन देख रहे थे। तभी लू चोंग ने तुरंत 2 बच्चों को इशारा किया कि वो बर्ड की गर्दन दबाएं और खुद एक बड़ा पत्थर उठाकर बर्ड के सिर पर दे मारा। धड़ाम! बर्ड के सिर से हर तरफ खून उड़ गया। उसका शरीर धीरे धीरे तड़पना बंद करने लगा। ये देखकर बाकी दोनों बच्चे भी एक्साइटेड हो गए। उन्होंने भी पत्थर उठाकर बर्ड के सिर पर मारना शुरू कर दिया। कुछ ही वार के बाद जायंट बर्ड पूरी तरह मर चुका था। अब उन दोनों बच्चों की आंखों में लू चोंग के लिए सिर्फ रिस्पेक्ट था। वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन उनकी नजरें सब कह रही थी। पूरा कबीला दंग रह गया, क्योंकि ये उनके इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा शिकार था। अब लू चोंग अपने बनाए हुए टोकरे लेकर नदी की तरफ जाता है। नदी के किनारे पहुंचते ही वो हैरान रह जाता है। पानी के अंदर पूरा खूनी खेल चल रहा था। बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को जिंदा निगल रही थी। फिर लू चोंग उस जायंट बर्ड के अंदरूनी अंग निकालकर टोकरे में डाल देता है और उसे नदी में फेंक देता है। खून और मांस की स्मेल फैलते ही आसपास की सारी मछलियां पागलों की तरह टोकरे की तरफ टूट पड़ती हैं। लालच में आकर वो खुद ही टोकरे के अंदर घुस जाती हैं और अगले ही पल लू चोंग रस्सी खींचकर एक साथ 4-5 बड़ी मछलियां बाहर निकाल लेता है। ये देखकर बाकी लोग पूरी तरह शॉक हो जाते हैं। उसके बाद लुओ चोंग वहीं बैठकर मछलियों को काटा है और सशीमी स्टाइल में कच्चा खाना शुरू कर देता है। बाकी लोग पहले डर जाते हैं, लेकिन फिर समझ जाते हैं कि ये भी खाने की चीज है। धीरे धीरे सब उसकी नकल करने लगते हैं। पूरा दिन मेहनत करने के बाद वो लोग 200 से भी ज्यादा मछलियां पकड़ लेते हैं। रात होते ही कबीले में पुराने चीफ का अंतिम संस्कार किया जाता है। एक विशाल आग जलाई जाती है और चीफ की बॉडी को उसके ऊपर रख दिया जाता है। आग की रोशनी पूरे कबीले पर पड़ रही थी। इसी दौरान लू चोंग चुपचाप पूरे ट्राइब का निरीक्षण करता है। इस कबीले में कुल 52 लोग थे। उनमें कुछ एडल्ट पुरुष बेहद ताकतवर थे, जैसे डुअर, शोया और दली। लेकिन अब पूरे कबीले की नजरों में असली हीरो सिर्फ लुओ चोंग था। उसने औरतों को बास्केट बनाना सिखाया, जिससे वो ज्यादा सामान उठा सके। बदले में औरतों ने उसे हिरण की खाल दी और इसी के साथ लू चोंग कबीले का पहला बच्चा बन गया, जिसने असली कपड़े पहने थे। अगली सुबह नए लीडर को चुनने का दिन था। ट्राइब का एल्डर सबको गुफा के बाहर इकट्ठा करता है। लू चोंग को लगता है कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। आखिर वो अभी सिर्फ एक बच्चा था। लेकिन तभी ड्यूर उसे पकड़कर बीच मैदान में ले आता है, क्योंकि अब पूरा ट्राइब चाहता था कि लू चोंग भी लीडर बनने के लिए लड़े। ये मुकाबला बिना हथियार वाली रेसलिंग का था। एक एक करके सारे लोग बाहर होते जाते हैं। आखिर में सिर्फ डली बचता है, लगभग 1.9 मीटर लंबा, एक चलते फिरते मॉन्स्टर की तरह। वो आसानी से बाकी सबको हरा देता है। पूरा ट्राइब उसे नया चीफ मानने लगता है और जैसे ही दली आगे बढ़कर क्राउन लेने वाला हो, तभी अचानक एक अलग सी आवाज आई, इतनी जल्दी क्या है, अभी मैं बाकी हूँ। लू चोंग 2-3 कदम में उसके सामने पहुंचा और सीधे उसके हाथ में पकड़ा फेदर क्राउन पकड़ दिया। खींचते ही कुछ पंख टूटकर नीचे जमीन पर गिर पड़े। दाली गुस्से में गरजा, उसने अपनी छाती पीटी और जोर से दहाड़ मारी। आसपास खड़े लोग भी जोर जोर से चिल्लाने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कौन क्या बोल रहा है, लेकिन देखने से लग रहा था कि किसी को भी इस फाइट से प्रॉब्लम नहीं। इसी तरह पूरे ट्राइब की हैरान नजरों के बीच लुओ चोंग और दाली मैदान के बीच पहुंच गए। दाली ऊपर से लुओ चोंग को घूर रहा था। उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस और घमंड भरा हुआ था। वहीं आसपास खड़े बच्चे जोर जोर से चिल्लाकर लू
लू चोंग का हौसला बढ़ा रहे थे। लू चोंग ने भी बिना देर किए तेजी से डली की तरफ दौड़ लगा दी। उसने अपना बायां पैर डाली की हल्की मुड़ी हुई जांग पर रखा और पूरे शरीर को उछाल दिया। अगले ही पल उसका दायां घुटना पूरी ताकत से डाली की ठोड़ी पर जा लगा। लोग अभी समझ भी नहीं पाए थे कि हुआ क्या, कि डाली सीधा जमीन पर गिर पड़ा। वो दर्द से जमीन पर लौटने लगा और कराहते हुए तड़पने लगा। पूरा ट्राइब शॉक होकर बस देखता रह गया। आखिर डाली उनके ट्राइब का सबसे ताकतवर वॉरियर था। अगर हारता भी तो कम से कम एक ही वार में नहीं हारना चाहिए था, वो भी एक ऐसे बच्चे से जो अब भी एडल्ट भी नहीं था। तभी एल्डर अचानक एक्साइटेड हो गया। उसके दिल में बिना वजह एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग पैदा हुई। उसे लगने लगा कि ये छोटा बच्चा एक दिन पूरे ट्राइब को पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बना देगा। लेकिन एल्डर कुछ बोल पाता उससे पहले ही सारे ट्राइब वाले लुओ चोंग को कंधों पर उठाकर हवा में उछालने लगे, अपने नए चीफ के जन्म का जश्न मनाते हुए। सिर्फ 2 दिनों में ही लुओ चोंग ने ट्राइब को इतने मिरेकल्स दिखा दिए थे। सच कहें तो ऐसा रिजल्ट होना पहले से तय ही था। तभी एल्डर नीचे गिरा हुआ वो फेदर क्राउन उठा रहा है जिसे लुओ चोंग ने अभी अभी तोड़ दिया था। वो कंफ्यूज्ड होकर लुओ चोंग को देखने लगा। आखिर कई पीढ़ियों से चला आ रहा चीफ का सिंबल अब टूट चुका था। अब नए चीफ की पहचान क्या होगी? लेकिन उसे क्या पता था कि लुओ चोंग ने जानबूझकर क्राउन तोड़ा था। मजाक थोड़ी है। लुओ चोंग अपने सिर पर हरे पंखों का ताज पहनकर घूमे, ये कभी नहीं होने वाला था। उधर दाली अब तक संभल चुका था, लेकिन उसके चेहरे से साफ दिख रहा था कि वो अभी भी हार मानने को तैयार नहीं। अचानक वो सबके सामने तेजी से लू चोंग की तरफ झपट पड़ा, लेकिन लू चोंग तुरंत साइड में घूम गया। जैसे ही डल्ली करीब पहुंचा, लू चोंग ने तुरंत उसकी 2 उंगलियां पकड़ ली और पूरी ताकत से उन्हें आगे मोड़ दिया। फिर वो तेजी से घूमकर दाली के पीछे पहुंच गया और उसकी टांग के पीछे जोरदार किक मारी। दाली सीधे मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। अब जितना वो छूटने की कोशिश करता उतना ही ज्यादा दर्द होता। सिर्फ 2 मिनट के अंदर दाली जैसा ताकतवर आदमी भी रोते हुए माफी मांगने लगा। तब जाकर लुओ चोंग ने अपने हाथ झाड़े और उस रोते हुए बेवकूफ बड़े भाई को छोड़ दिया। फिर वो मुड़कर गुफा के अंदर चला गया। बस फिर क्या था, पूरा ट्राइब फिर से शोर मचाने लगा। बच्चे खुशी से चिल्ला रहे क्योंकि पहली बार किसी माइनर ने एडल्ट्स को हराया था। औरतें आपस में बात कर रही थी कि बेलें कहाँ मिलेंगी ताकि रात में वापस आकर चीफ उनसे और बास्केट बनाना सीख सके। वहीं एल्डर गुफा की तरफ कॉम्प्लेक्स नजरों से देख रहा था। पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा था। तभी उसी समय लू चोंग एक नए लुक के साथ फिर से सबके सामने आया। उसके शरीर पर सिंपल डियर स्किन थी। उसके लंबे काले बाल स्नेक स्किन से बंधे हुए थे। पूरा लुक साफ सुथरा और शार्प लग रहा था। ये लुओ चोंग का बहुत सोच समझकर बनाया गया नया स्टाइल था। कहा जाता है कि ऐसा स्टाइल शंगजो डायनेस्टी के समय से चला आ रहा है। पुराने किसान खुले बालों के साथ खेती नहीं कर पाते थे, इसीलिए उन्होंने बाल बांधना शुरू किया और यही आगे चलकर हान सिविलाइजेशन की पहचान बन गया। ट्राइब वाले उसे नई नजरों से देख रहे थे। लू चोंग भीड़ के बीच पहुंचा और आज के काम बांटना शुरू किया। सबसे पहले उसने गैदरिंग टीम को फिर से अरेंज किया। पूरे ट्राइब में कुल 15 एडल्ट विमेन थे, उनमें से 6 प्रेग्नेंट थी, बाकी 9 और एक लंगड़ा आदमी मिलाकर कुल 10 लोग। लेकिन आज लू चोंग ने सिर्फ 8 औरतों को गैदरिंग के लिए भेजा। अब उनके पास बैक बास्केट, इसीलिए उन्हें प्रोटेक्शन के लिए उस लंगड़े आदमी की जरूरत नहीं थी। हर औरत को बस एक स्टिक दी गई थी सेल्फ डिफेंस के लिए। 6 प्रेग्नेंट औरतों को ट्राइब में छोड़ा गया ताकि वो छोटे बच्चों का ध्यान रख सके। थोड़े बड़े बच्चों को घास इकट्ठा करने भेजा गया और बची हुई एक औरत को 2 लड़कों के साथ नदी में फिश पकड़ने भेजा गया। अब पूरे ट्राइब के पास कोई ना कोई काम था, लेकिन उस लंगड़े आदमी को कोई काम नहीं मिला। इस वजह से वो थोड़ा उदास हो गया। आखिर उसका सपना था कि वो पूरी जिंदगी लगाकर एक स्टोन बेसिन बनाए, लेकिन लुओ चोंग उसे पॉटरी बनाना सिखाना चाहता था। हालांकि पॉटरी बनाना इतना आसान नहीं था, उसके लिए बहुत सारी चीजें तैयार करनी पड़ती थी। इसीलिए फिलहाल लू चोंग ने उसे दूसरा काम दे दिया। कल पकड़ी गई फिश अभी तक ड्राई नहीं हुई थी और ऐसे मौसम में बिना सॉल्ट के वो जल्दी सड़ जाती, लेकिन अगर उन्हें स्मोक किया जाए तो वो कई साल तक खराब नहीं होंगी। इसीलिए लू चोंग ने उसे तरीका दिखाया और पूरा काम उसी के हवाले कर दिया। इसके बाद वो गुफा के बाहर एक समतल जगह पर पहुंचा और वहाँ गड्ढा खोदकर भट्टी बनाना शुरू कर दिया। पूरी भट्टी 3 लेयर्स की थी। सबसे नीचे वाली लेयर राख निकालने और हवा आने जाने के लिए थी। बीच वाली लेयर में लकड़ी जलनी थी और सबसे ऊपर वाली लेयर में पॉटरी रखी जानी थी। इसे बनाने में पूरे 3-4 घंटे लग गए, तब जाकर भट्टी पूरी तरह तैयार हुई। लेकिन गीली भट्टी इस्तेमाल नहीं की जा सकती, इसीलिए उसने कल वाले उन 2 बच्चों को बुलाया और हर लेयर में लकड़ी जलाने को कहा ताकि दोपहर तक भट्टी इस्तेमाल करने लायक हो जाए। सारे काम बांटने के बाद लू चोंग खुद नदी के किनारे क्ले चुनने पहुंचा। उसने एक बड़ा चिकना पत्थर वर्क टेबल की तरह इस्तेमाल किया। फिर उसने मिट्टी को बार बार पटकर और गूंथ कर तैयार किया। सबसे पहले उसने गोल मिट्टी का बेस बनाया, फिर मिट्टी की एक लंबी रोप बनाई और उसे लेयर बाय लेयर ऊपर चिपकाता गया। उसके बाद उसे शेप दी और आखिर में सभी जॉइंट्स को स्मूथ कर दिया। कुछ ही देर में पहला सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार हो गया। वो एक छोटा वाटर जार था जिसका बॉटम छोटा और माउथ बड़ा था। उसके बाद उसने उसी तरीके से लगातार 4 और बनाए और उन्हें गुफा के बाहर सूखने रखे। फिर उन बच्चों को उनकी निगरानी करने को कहा और मना किया कि कोई उन्हें हाथ नहीं लगाएगा। इसके बाद उसने 2 हैंडल वाले सैंड पॉट्स, दर्जनों मिट्टी के बाउल और कुछ छोटे बर्तन भी बनाए। उसे इन चीजों को सुंदर नहीं बस उपयोगी बनाना था। लेकिन अंदर ही अंदर लू चोंग भी नर्वस था। उसे नहीं पता था कि इनमें से आखिर कितनी पोटरी सही निकलेंगी। जब दोपहर लगभग आधी बीत गई तब लू चोंग ने सारे सेमी फिनिश्ड पॉटरी पीसेस
बॉक्सेस एक एक करके भट्टी में रखे। वो दोनों बच्चे और लंगड़ा आदमी पास खड़े बिना पलक झपकाए देख रहे थे। आखिर एक ही दिन में इतनी सारी मिट्टी की चीजें बन गई थी। बस किसी को नहीं पता था कि ये काम करेंगी भी या नहीं। सबसे ज्यादा कंफ्यूज वो लंगड़ा आदमी था। वो चाहता भी था कि मिट्टी के बर्तन काम करें और ये भी चाहता था कि वो काम न करे, वरना इतने सालों से स्टोन बेसिन बनाने की उसकी मेहनत बेकार हो जाती। लेकिन लुओ चोंग ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो भट्टी के पास बैठकर लगातार उसमें लकड़ियां डालता रहा और एनिमल स्किन से लगातार हवा करता रहा। ऐसे करते करते शाम हो गई। बाहर गए ट्राइब के लोग भी एक एक करके वापस लौट आए। औरतों की आज की गैदरिंग काफी अच्छी रही। उनकी बास्केट पूरी तरह जंगली फलों से भरी हुई थी। साथ में बड़ी बड़ी बेलों के गठर भी थे। लगता था कि अब वो खुद भी बास्केट बनाना शुरू करने वाली थी। आज मर्दों की हंटिंग भी काफी अच्छी रही। उन्होंने टर्की जैसी दिखने वाली 2 बड़ी चिड़ियां पकड़ी थी। साथ में कुछ बर्ड एग्स और कई ग्राउंड हॉक्स भी थे और ऊपर से आज पकड़ी गई 100 से ज्यादा फिश भी थी। आज पूरे ट्राइब की कमाई काफी शानदार थी। जो खाना आज खत्म नहीं होगा उसे स्टोर किया जा सकता था। वैसे भी वो प्रेग्नेंट औरतें जल्द ही बच्चों को जन्म देने वाली थी और तब उनके लिए भी काफी खाना मौजूद रहेगा। उसी समय लू चोंग ने भट्टी के ऑब्जर्वेशन होल से अंदर झांका। ऊपर रखे पोट्री बॉल्स सफेद होने लगे थे। लू चोंग को लगा कि अब शायद ये तैयार हो चुके हैं, इसीलिए उसने अंदर की आग को धीरे धीरे खुद बुझने दिया ताकि पोट्री पूरी रात ठंडी हो सके और सुबह भट्टी खोली जा सके। पूरा दिन काम करने के बाद सभी ट्राइब मेंबर्स थक चुके थे, फिर भी सब कैंप फायर के आसपास बैठे थे और हर चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। अब उन्हें भूखा रहने की चिंता नहीं थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि लू चोंग ने उन 2 बड़ी चिड़ियों को बेगर चिकन स्टाइल में पकाया था। उन्होंने पहले कभी इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया था, लेकिन लू चोंग का खाने का मन नहीं था क्योंकि खाने में सिर्फ थोड़ा सा मोटा नमक डाला गया था, जिससे नमक का स्वाद लगभग महसूस ही नहीं हो रहा था। इस समय सॉल्ट बहुत कीमती चीज थी। सुना था कि ये दूसरे ट्राइब से ट्रेड करके लाया गया था। लू चोंग मन ही मन सोचने लगा कि क्या पॉटरी के बदले और सॉल्ट लिया जा सकता। जब सभी लोग खाना खत्म कर चुके तब औरतें गुफा के अंदर वापस जाकर बास्केट बुनने लगी। उन्हें समझ आ गया था कि ये बास्केट सच में बहुत काम की चीज है। आज गैदरिंग टीम में लोग कम थे, लेकिन फिर भी आज ज्यादा सामान मिला था। उधर लुओ चोंग ने सारी एनिमल स्किन सब में बांटी। अब कई बच्चे एक साथ सिमट कर कम से कम स्किन ओढ़कर सो सकते थे। अगली सुबह उठे ही लुओ चोंग तुरंत पॉटरी चेक करने पहुंच गया। लंगड़ा आदमी भी तुरंत एल्डर को पकड़कर वहां ले आया। वो एल्डर से लगातार कुछ बोल रहा था और काफी नर्वस लग रहा था। असल में लुओ चोंग खुद भी काफी टेंशन में था। आखिर ये उसकी पहली पॉटरी फायरिंग थी और उसके सपनों वाला मीट सूप भी इसी पर डिपेंड करता था। इन दिनों लू चोंग सूखा रोस्ट मीट खा खा कर तंग आ चुका था, मिले जुले इमोशंस के साथ। लू चोंग ने भट्टी का ऊपर वाला मिट्टी का ढक्कन हटाया और अंदर झांकर देखने लगा। सारे पॉटरी बॉल्स चमकदार मिट्टी जैसे लाल रंग के हो चुके थे। ऊपर से ज्यादा हीट की वजह से उनकी सरफेस हल्की पिघली हुई लग रही थी, लेकिन फिर भी उनकी सरफेस उम्मीद से ज्यादा स्मूथ थी। तभी वो ताकतवर लंगड़ा आदमी तुरंत एक बाउल उठाकर ले गया और एक्साइटेड होकर उसे बार बार हाथ से छूने लगा। फिर उसने अपनी हमेशा साथ रहने वाली स्टिक भी फेंक दी और लड़खड़ाते हुए गुफा की तरफ भाग गया। कुछ ही देर बाद वो पानी से भरा बोल लेकर चिल्लाता हुआ वापस आया और खुशी खुशी सबको वो सुंदर बोल दिखाने लगा जिसमें पानी रखा जा सकता था। लू चोंग हल्का सा मुस्कुराया और पोट्री को बाहर निकालता रहा। 4 सैंड पॉट्स और 4 छोटे वाटर जार्स बहुत अच्छे से तैयार हुए थे। उनकी सरफेस बिल्कुल स्मूथ थी और कहीं भी क्रैक नहीं था। 8 स्पून्स में से सिर्फ 2 ही सही बने थे, बाकी सारे हीट में पिघल गए और आपस में चिपक गए। 20 से ज्यादा पॉटरी बॉल्स में से सिर्फ 12 ही ऐसे थे जिन्हें इस्तेमाल किया जा सकता था। एक एक करके मिट्टी जैसे लाल रंग के पॉटरी पीसेस भट्टी से बाहर आने लगे और ट्राइब वालों को शौक के साथ साथ एक्साइटमेंट भी होने लगी। शुया और दाली सबसे तेज निकले। दोनों एक एक जार उठाकर नदी की तरफ भाग गए और थोड़ी ही देर में 2 जार्स भरकर पानी ले आए। एल्डर भी बहुत एक्साइटेड था, लेकिन फिर भी वो खुद को शांत रखे हुए था। वो इशारे और टूटी फूटी भाषा में लू चोंग से पूछने लगा कि ये सब कैसे बनाया गया, लेकिन लू चोंग कुछ बोल पाता उससे पहले कल मदद करने वाले दोनों बच्चे खुद ही एक्सप्लेन करने लगे कि ये सब मिट्टी को जलाकर बनाया गया है। लेकिन लू चोंग सबसे ज्यादा इस बात को लेकर सोच रहा था कि क्या इन्हें ट्रेड किया जा सकता है। उसने इशारों में एल्डर से यही सवाल पूछा, लेकिन एल्डर उसे ऐसे देखने लगा जैसे वो कोई बेवकूफ हो। वो एक तरफ सारे पोट्री पीसेस की तरफ इशारा कर रहा था और दूसरी तरफ ट्राइब के लोगों की तरफ। फिर वो दुखी होकर अपनी भाषा में लो चोंग को समझाने लगा कि ये चीजें कितनी ज्यादा कीमती हैं। जब लो चोंग को उसकी बात समझ आई तो वो पूरी तरह शॉक रह गया। यहाँ तक कि सिर्फ एक बोल भी एक लगभग एडल्ट होने वाले लड़के के बराबर था या फिर 2 लड़कियों के बराबर। तो सोचो वाटर जार्स और सैंड पॉट्स कितने कीमती होंगे। इस समय अलग अलग ट्राइब्स में पानी रखने वाले कंटेनर्स बहुत कम थे। पूरी जिंदगी लगाकर एक स्टोन बेसिन बनाना आम बात थी और ज्यादा कंटेनर्स पाने के लिए कुछ ट्राइब्स तो लोगों को भी ट्रेड कर देते थे, क्योंकि उनके हिसाब से ज्यादा पॉपुलेशन का कोई फायदा नहीं था, बल्कि वो सिर्फ ज्यादा खाना खाती थी। लेकिन लुओ चोंग ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता था। उसके हिसाब से ज्यादा लोग मतलब ज्यादा फूड कलेक्शन और साथ ही ट्राइब की फाइटिंग पावर भी बढ़। नए मेंबर्स आने से ट्राइब में न्यू ब्लड भी आता। कम से कम इससे 6 फिंगर जैसे बच्चों के पैदा होने के चांसेस कम हो जाते। ये सोचते ही लुओ चोंग ने तुरंत ट्रेडिंग मिशन बांट दिया। एल्डर और हंटिंग टीम के 7 लोग साथ जाने वाले थे। वो बास्केट में एक वाटर जार, एक सैंड पॉट और 3 पोट्री बॉल्स लेकर पॉपुलेशन और सॉल्ट ट्रेड करने जा
रहे थे। एक वाटर जार के बदले 2 एडल्ट विमेन लेनी थी, एक सैंड पॉट के बदले 2 लगभग एडल्ट होने वाले लड़के, और तीनों पॉटरी बोल्स सिर्फ सॉल्ट के लिए ट्रेड होने वाले थे। अगर सॉल्ट ना मिले तो बोल्स के बदले लड़कियां लेनी थी। इतना कहने के बाद सभी तुरंत निकल पड़े। उधर लू चोंग बाकी ट्राइब मेंबर्स के काम बांटने लगा। ये ट्रेड पश्चिम तरफ वाले एक दूसरे ट्राइब के साथ होने वाला था। एक पहाड़ पार करने और एक नदी पार करने के बाद वो लोग जल्दी ही अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचे। ये ट्राइब लू चोंग के हान ट्राइब से थोड़ा बड़ा था और इसकी पॉपुलेशन लगभग 80 से 90 लोगों की थी। वैसे भी दोनों ट्राइब्स पहले से ही आपस में ट्रेड करते रहते थे। जैसे ही सामने वाले ट्राइब ने एल्डर और उसकी टीम को ट्रेड गुड्स के साथ देखा, उनका चीफ सीडिंग तुरंत बाहर आ गया। थोड़ी बातचीत करने के बाद एल्डर ने बास्केट से एक पॉटरी बोल निकालकर उसे दिया और कहा कि वो इसे सॉल्ट के बदले ट्रेड करना चाहते हैं। सीडिंग चीफ की आंखें तुरंत चमक उठी। ये पॉटरी बोल अंदर और बाहर दोनों तरफ से बिल्कुल स्मूथ था और उनके ट्राइब के स्टोन बेसिन से काफी हल्का भी था। उसने तुरंत 2 लोगों को सॉल्ट लाने भेजा और एल्डर को एक छोटा सॉल्ट पैकेट दिया, लेकिन एल्डर ने पैकेट देकर सिर हिला दिया। हमें इससे ज्यादा चाहिए और इस बार हम 2 एडल्ट विमेन भी ट्रेड करना चाहते हैं। इतना कहकर उसने डाली को वाटर जार निकालने को कहा। वाटर जार देखते ही सीडिंग चीफ पूरी तरह शॉक रह गया। ये स्टोन बेसिन कितना बड़ा है, अब इसमें पहले से कहीं ज्यादा पानी स्टोर किया जा सका। लेकिन अगले ही पल वो सोच में पड़ गया। 2 औरतों के बदले इतना बड़ा कंटेनर लेना सच में फायदे का सौदा था, लेकिन अभी ऑटम सीजन चल रहा था जब फूड कलेक्ट करना सबसे जरूरी होता है। ऐसे समय में एक इंसान कम होने का मतलब था कम फूड कलेक्शन, लेकिन आखिर में वो मुस्कुराकर मान गया। आखिर एक इंसान कम होगा तो फूड कंजम्पशन भी कम होगा। उसके हिसाब से ये ट्रेड प्योर प्रॉफिट था। कुछ ही देर बाद 2 कमजोर और बिल्कुल बिना कपड़ों वाली औरतों को वहाँ लाया गया। वो दोनों अडल्ट सिस्टर्स थी। बड़ी बहन की गोद में एक 4 साल का छोटा लड़का भी था। वो लड़का आंखें बंद के बिल्कुल हिल नहीं रहा था। देख ही पता चल रहा था कि वो बीमार है। हम इन दोनों औरतों के बदले तुम्हारा बड़ा वाटर जार लेंगे और वो छोटा लड़का फ्री में ले जाओ। सीडिंग चीफ ने नफरत भरे चेहरे के साथ हाथ हिलाया, मानो वो चाहता हो कि ये दोनों औरतें जल्दी यहाँ से चली जाएं। एल्डर ने उन कमजोर औरतों को देखा लेकिन कुछ नहीं बोला। फिर उसने शीटू को बाकी पॉटरी बोल्स और सैंड पॉट निकालने को कहा और कहा कि अगर चाहो तो इनके बदले लड़के भी ट्रेड किए जा सकें। शेडिंग चीफ अभी अभी बड़ा वाटर जार ले चुका था। अब उसे ये छोटा सैंड पॉट भी पसंद आ गया था, लेकिन उसने हाथ हिलाकर मना कर दिया। तब एल्डर ने वही तरीका इस्तेमाल किया जो सुबह नए चीफ ने सिखाया था। उसने वही पॉटरी पॉट में मीट सूप बनाकर दिखाया। कुछ ही देर में पॉट से मीट की तेज खुशबू आने लगी। सामने वाले ट्राइब के लोग तुरंत लालच में लार निगलने लगे। उन्हें पहली बार पता चला कि मीट को इस तरह भी खाया जा सकता है। सीडिंग चीफ ने जल्दी से एल्डर के हाथ से पॉटरी बोल ले लिया। उसमें मीट सूप और उबले हुए मीट के टुकड़े भरे हुए थे। उसने थोड़ा हिचकते हुए एक सिप लिया और अगले ही पल वो शॉक रह गया। हे भगवान, हाँ ये तो कमाल का स्वाद है। नमकीन मीट सूप के ऊपर ऑयल की पतली लेयर तैर रही और वो सॉफ्ट एंड जूस उबला हुआ मीट। एक बाइट लेते ही उसका पूरा शरीर खुश हो गया। आखिर बस कुछ बचे ही तो हैं, ट्रेड तो अब पक्का होगा।